Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। हमने पिछले सेशन के अंदर स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी को पढ़ा था, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली पिक्चर देखने की कोशिश करी थी कि किस तरह से एडवांसमेंट इन हिस्ट्री होता है। और ख़ास करके हमने जब पिछले सेशंस को पढ़ा था तो मैंने आपको ये भी बताया था अंडर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स कि किस तरह से इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुए बिटवीन द 600 BC टू 600 CE, है ना। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी नए नए आए हैं, हम लोग ने इनफैक्ट 600 BC से लेकर 600 CE तक का जो पूरा भारत का इतिहास है उसको क्रोनोलॉजिकली देखने की कोशिश की है ये चैप्टर के अंदर। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये चैप्टर की थीम समझ में नहीं आती थी कि ये पैराग्राफ क्या कहता है। तो मैं आपके लिए काम ये कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली ईज आउट योर प्रिपरेशन व्हेन यू स्टडी द एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी को तोड़ तरोड़ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तोड़ तरोड़ के जब पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ये सब प्रश्न हो जाते हैं कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको रीच कैसे करना है सर, है ना। तो हमने पिछले क्लास के अंदर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ने की शुरुआत की थी, और जब हमने क्रोनोलॉजी पढ़ने की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टोन एज की शुरुआत हुई। एक्चुअली स्टोन एज जो है ये प्री हिस्ट्री का भाग है सर, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्री हिस्ट्री, मतलब एक ऐसा समय है जहाँ पे हमको सोर्सेज नहीं मिलते हैं। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा पीरियड है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री सर, है ना। तो ये एक ऐसी कंडीशन है इतिहास के अंदर जहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और हमको जानकारी भी मिलती है रिगार्डिंग द सोर्सेज एज वेल, इसमें खास करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना ये किताब का, वो एक्चुअली आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके ऊपर मैंने करीबन 7-8 क्लासेस लिए थे। इनफैक्ट आप अगर प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे क्लास से सॉल्व हो पा रहे थे सर, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करिए कि जब इतिहास आगे गया, यहाँ 2600 BC के आसपास का पीरियड कहते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन था, और 2600 से लेके 1800 BC तक का पीरियड तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन में चला गया। ये डिक्लाइन के पीछे बहुत सारी थियरीज है, वो थियरीज को हमने एक ब्रीफली डिस्कशन किया था कि क्या होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कम टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द वैदिक एज। खैर वैदिक एज आपके किताब के चैप्टर में डायरेक्टली नहीं दिया है, इन बिटवीन दिया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो मैं जब चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आऊंगा तो उसको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि 1500 BC से लेके आपके यहाँ पे 1000 BC तक अर्ली वैदिक पीरियड चलता है। अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड, और 1000 BC से लेके वी कम टू नो अबाउट 600 BC तक का जो पीरियड था ये आपका लेटर वैदिक पीरियड चलेगा, जहां पे आपके और भी डेवलपमेंट होंगे। 600 BC तक आते आते इनफैक्ट महाजनपद का निर्माण होता है, और ये वो पीरियड है जब इंडिया में पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस रिवॉल्यूशन हो रहे थे। ये महाजनपद में 16 राज्य थे 600 BC ऑनवर्ड से। इसी पीरियड के समय पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी इवोल्यूशन हो रहा था। समय धीरे धीरे आगे चलता है, और यही महाजनपद में से करीबन मौर्यन एम्पायर उभर के आया सर, है ना। जो हमने यही चैप्टर के अंदर देखने की कोशिश की कि मौर्यन एम्पायर के तहत हाउ डू वी सी द फर्दर एक्सपांशन, एंड पहली बार भारत के अंदर साम्राज्य बनता है 325 BC के आसपास का पीरियड। दैट विल द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट बिग एम्पायर इन इंडिया सर, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया के तहत 325 के अंदर मौर्यस का निर्माण होना, ये एक बहुत बड़ी इनफैक्ट ट्रेंड दर्शाता है। 325 से थोड़ा आगे जाएंगे और 200 तक आते आते बाय द 200 BC पीरियड वी कम टू नो अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, और इसी पीरियड को पोस्ट मौर्यन कहते हैं। तो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंगली पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत समझने की कोशिश की थी कि डेवलपमेंट होता है इन द इकोनॉमी, पॉलिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड ऑल्सो द फ्रेगमेंटेशन ऑफ बिग एम्पायर, कि मौर्य साम्राज्य टूटा, उसके कारण अलग अलग पॉलिटिकल किंगडम पावर के ऊपर आए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर इंडो ग्रीक्स, फिर सीथियंस, फिर हमको पार्थियंस, फिर कुषाण दिखते हैं। मध्य भारत मतलब आज से अवंती से लेके पाटलिपुत्र वाले रीजन में आपको शुंग डायनेस्टी और कणव डायनेस्टी दिख जाएगी। नीचे दक्कन में सातवाहनाज, और उसके नीचे आपको चोला, चेरा और पंड्या दिखेंगे, जो संगम पीरियड को दर्शाते हैं, क्योंकि ये वो पीरियड था जब यहाँ पे तमिल लिटरेचर बनने की शुरुआत भी हो रही है सर, ठीक है। तो 200 BC के आसपास पोस्ट मॉडर्न इंडिया। पोस्ट मॉडर्न के बाद हम लोग 0 से इस साइड में चले जाएंगे, और करीबन 320 BC तक आते आते, या 320 CE तक आते आते वी कम टू नो अबाउट द गुप्ता पीरियड सर, है ना। तो 320 से लेके 550 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड हम लोग गुप्ता पीरियड के रूप में पहचानते हैं। और 550 के बाद जो पीरियड है इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट गुप्ता। ये पोस्ट गुप्ता में 600 तक आते आते वी कम टू नो अबाउट अ किंग कॉल्ड एज द हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की कहानी हमको पता चलेगी फ्रॉम द लिटरेचर एंड ऑल्सो फ्रॉम दी मल्टीपल सोर्सेज लाइक द इंस्क्रिप्शंस एज वेल सर, ठीक है। अब हम लोग को ये चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि वी वर एक्चुअली स्टडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन दिस पीरियड। We had studied the societal development during this period.
In the last session we had also seen the agriculture development in this period. We had seen कि यहाँ पे कैसे सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है, और मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत किस तरह से टाउन्स का निर्माण हुआ, किस तरह से सिटीज़ का निर्माण हुआ, हमने ये भी देखने की कोशिश की थी। इसी पीरियड के समय पे मैंने आपको कल के क्लास के अंदर इकोनॉमी के बारे में भी बताया था, मतलब सैटरडे का क्लास, और हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी देखा था सर, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स का निर्माण कैसे हो रहा था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में इंटरनल ट्रेड भी इस टाइम पे ज़्यादा हो रहा है और एक्सटर्नल ट्रेड भी ज़्यादा हो रहा था। अब हम लोग यही ट्रेड एंड कॉमर्स को एक नए डायमेंशन से देखेंगे कि वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, है ना, कि एंशिएंट इंडिया के तहत बहुत सारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स का व्यापार का निर्माण किया गया, उसमें सिक्कों का क्या महत्व है उसके ऊपर चर्चा चले जाएंगे सर, ठीक है। तो ये चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है और हम लोग देखेंगे कि इंडिया में महाजनपद के पीरियड से कॉइनेज की शुरुआत होती है और हर्षवर्धन तक, और उसके बाद में भी चलती रहेगी, क्योंकि कॉइन्स तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी हो गए हैं सर, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है उसमें किस तरह के कॉइनेज का डेवलपमेंट होता है, और ये कॉइनेज किस तरह से इकोनॉमी में आपको हेल्प करेगा इन द डाइवर्सिफिकेशन, इन द एक्सपांशन एंड द ट्रेडिंग एज वेल सर, ठीक है। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे कोर्सेज में। अनअकैडमी प्लस के ऊपर बहुत सारे लाइव कोर्सेज चलते हैं। आई हैव जस्ट लॉन्च्ड एन ऑप्शनल कोर्स ऑन हिस्ट्री where I have been continuing the sessions on the modern, ancient and the medieval India, that is paper 1 of history. अगर आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए, they are most welcome to attend the sessions. ये लाइव कोर्सेज रहते हैं हमारे 8 to 10 AM डेली इन द मॉर्निंग, 5 to 6 डेज अ वीक, मतलब आप पकड़ के चले हो गए तो फ्राइडे या सैटरडे तक हमारे सेशंस रहेंगे और डेली हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। 15th October इज द लास्ट डे वेयर विल बी कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स। आप में से जितने भी विद्यार्थी जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ये सब्सक्रिप्शन कोड के साथ ले सकते हैं, PN लाइव के साथ, आपके लिए फ़ायदा रहेगा क्योंकि यहाँ से 10% ऑफ मिलेगा। अभी काफ़ी सारी ऑफर चल रही है अगर आप GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हो, क्योंकि मेरी GS की भी बैचेस शुरू हो गई है। मॉडर्न एशिया के ऊपर हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसके बाद विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन दी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। तो आपके लिए काफ़ी फायदेकारक रहेगा। फीस बढ़ने वाली है 1 अगस्त से, एक्चुअली द फीस इन इंक्रीजिंग इन द फ्रॉम द 1st of August। तो आपके लिए आज की तारीख में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको हर एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच मिल जाती है। यू विल बी एबल टू गेट द क्लासेस। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स की मिलेगी, ऑप्शनल की बैच और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर हो रही है, बुक्स मिल रही है। टोटल मिला के 2.3 लाख रुपीज़ का जो पूरा पैकेज है वो 57 भी नहीं, अभी आज की तारीख के अंदर मैं बोल देता हूँ, दैट इज अराउंड 49,000 सर, है ना। तो 49,600 के अंदर आपको आज की तारीख में मिल रहा है इफ यू यूज द कोड PN लाइव। तो मोस्ट वेलकम है आपको मेरे क्लासेस अटेंड करने के लिए। ये कोर्सेज आपको बहुत ही एश्योरेंस देंगे और इनफैक्ट आप 2 साल या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, इफ यू नॉट एबल टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन और नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, अनअकैडमी आपको एश्योर करता है कि आप 1 साल का एक्स्ट्रा इसमें कंटिन्यू भी आपको मिल जाएगा, आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। खैर, आपको यहाँ पे आज की तारीख में 45% ऑफ मिल रहा है, मतलब 25 + 10 + 10 एंड प्लस आपको इसके अंदर से टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स और मेंस की और ऑप्शनल की। मतलब यू कैन इमेजिन कि आज इनफैक्ट आप एग्जाम कोई भी लेगो, 1 साल 2 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, GS का लीजिए, आइकॉनिक का लीजिए, इट्स अप टू यू। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, बट इट्स क्वाइट चीपर कंपेयर टू दी मार्केट जो आप बाहर देख रहे हो सर, ठीक है। तो वी वांट कि एक मिनिमम रेट्स के अंदर आपको आराम से तैयारी करवा पाए कॉम्प्रिहेंसिवली। इनफैक्ट तैयारी के अंदर आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 1.25 या 1.5 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी। आज मतलब यानी कि 25 या 26 जुलाई को आप सब्सक्रिप्शन लोगे ही सही, टुडे इज 26 जुलाई सर, है ना। तो आज लोगे तो आपकी मेंस 2022 तक वैलिडिटी है। अब अक्टूबर 2022 में मेंस आएगी तो आपकी तब तक की वैलिडिटी होगी 1 साल का सब्सक्रिप्शन में भी। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप GS और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो लीजिए, अच्छी खासी तैयारी होगी, बुक सेट हो जाएगी, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। साथों साथ आपको यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल 3 साल हर एक मिल सकता है। हर एक के लिए आपको यही चीज़ करनी है, वो है डिस्काउंट कोड PN लाइव यूज़ करना है एंड गेट 10% ऑफ ऑन द फीस। इनफैक्ट ऑप्शनल की अलग सा सब्सक्रिप्शन अवेलेबिलिटी है, बट मैं तो वही एडवाइस करूंगा कि खाली ऑप्शनल क्यों करो, क्योंकि जनरल स्टडीज़ भी आपको करना पड़ेगा। एवरी संडे वी हैव गॉट अ कॉम्बैट लाइव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस। इसको अटेंड करने से भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और अल्टीमेटली आप हमारे साथ लाइव कोर्सेज में जुड़ सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए हम लोग ये रास्ता बता रहे हैं कि बेटा आप मेहनत करिए,
और फिर मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आए तो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ पाओगे, फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर करनी भी है तो स्कॉलरशिप 50%, 75%, 100% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो दैट इज़ फॉर यू ओनली, हम आपके लिए ये करवाना चाहते हैं। तो आप जरूर से कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करें, बहुत फायदा मिलेगा। बाकी हमारी बैचेस शुरू हो गई 28 तारीख से। फ्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जीएस के लिए, पूरी की पूरी करंट अफेयर्स के लिए। आप इसको देख सकते हो बाय यूजिंग द कोड PN Live। हमेशा ये कोड याद रखना है। कोई भी फ्री का कंटेंट, कोई भी ऑप्शनल कोर्स, कोई भी प्लस कोर्स आपको परचेस करना है, ये कोड आपको हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉइन्स के बारे में। अब देखने की कोशिश करिए कि भारत के अंदर बहुत सारे राजे रजवाड़े थे जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉइन्स का डेवलपमेंट किया। अब देखिए कॉइन्स का इंपॉर्टेंस कहाँ से हो रहा है सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कॉइनेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये कॉइन्स का महत्व आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। सो वी सी दैट द पीरियड फ्रॉम महाजनपदा, मतलब ये जो हमने आगे के क्लासेस के अंदर पूरा इसको डिटेल में किया है, ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। कल हम लोग इंस्क्रिप्शन के ऊपर चर्चा करेंगे और ये चैप्टर को कंक्लूड करने की भी कोशिश करेंगे। ये जो कॉइनेज है, ये कॉइनेज की प्रासंगिकता समझने की कोशिश करिए कि राजा जब कॉइन्स को इशू कर रहा है या पॉलिटिकल रूलर्स जब कॉइन्स इशू कर रहे हैं, उसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या था सर, ठीक है। और कॉइन्स का महत्व क्या होता है सर, गेटिंग अपॉन, है ना। तो विल बी डिस्कसिंग कि महाजन पद में किसने कॉइन्स इशू किए, उसके बाद मौर्यन एम्पायर में कहाँ कॉइन्स इशू होते हैं, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कैसे होंगे, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, इस तरह से हमको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे इनफैक्ट, है ना, कॉइन्स का निर्माण किया गया है और कॉइनेज का सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो ये चैप्टर का सबसे जो आखिर का पोर्शन है, दैट टॉक्स अबाउट द इश्यू ऑफ कॉइन्स बाय द किंग्स। राजा के द्वारा अलग अलग कॉइन्स इशू कब कब करवाए गए थे, उन सब के ऊपर हम लोग देखते हैं सर, ठीक है ना। तो विल सी कि यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कैसे कॉइन्स का निर्माण किया गया और कॉइन्स को कैसे इनफैक्ट आगे प्रोड्यूस किया जाता है बाय दी किंग्स एज वेल। चलिए आगे चलते हैं, 600 BC के पीरियड के ऊपर ही चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कॉइनेज के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया गया है। तो इट बिकम्स ईजी फॉर मी एंड आपके लिए भी ईजी रहेगा, क्योंकि हमने पीछे इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स की कंडीशन क्या थी, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब याद रखेगा सर, है ना, कि भारत में कॉइन्स का निर्माण कैसे हुआ और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे चलता है सर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक, है ना, आप यू टेक अ ब्लैंक पेज फॉर योरसेल्फ, है ना, आप अपने लिए एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक फॉर्मेट बन जाएगा और दूसरा क्या है कि रिवीजन में भी काम में आएगा, आपकी नोट्स भी बन जाएगी। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर समझाता रहूंगा और साथों साथ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा कि कहाँ कहाँ पे कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ पे कॉइनेज को इशू करवाया गया है सर, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, भारत के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा कॉइन्स का इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा सर, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइन्स, है ना। सो इन एंशिएंट इंडिया विल फाइंड मल्टीपल कॉइन्स विल बी इशूड बाय द किंग्स, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। और पहला पॉइंट, हम लोग जब कॉइन्स को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉइन्स को इश्यू क्यों किया गया था, व्हाई दे वर इश्यूड, है ना, व्हाई दे वर इश्यूड, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। दूसरा पॉइंट आपको ये आता है कि किसने इश्यू किया था। तीसरा पॉइंट इश्यू आता है कि कब इश्यू किया गया था सर, गेटिंग अ पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको यहां से आता है कि कब और कहां पे इश्यू किया गया था, वेयर दे वर इश्यूड, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। इसके साथ साथ हम लोग जब कॉइन्स को देखते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर की जो डिटेलिंग है, इसका मटेरियल कैसे था, हाउ वाज द मटेरियल ऑफ द कॉइन, है ना। क्या कॉइन गोल्ड कॉइन के रूप में था, क्या कॉइन सिल्वर कॉइन के रूप में था, क्या कॉइन हम लोग को देखने को मिलेगा कि कॉपर कॉइन के रूप में था, या लीड और टिन का मिक्सचर था, पोटीन के रूप में हम लोग पहचानते हैं, या और कोई अलॉयज के रूप में आपको दिख जाएगा, अदर अलॉय के रूप में आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉइनेज का जो है सिग्निफिकेंस क्या है प्राचीन भारत के तहत। और सबसे पहला यहां से जो प्रश्न निकल के आता है कि कॉइन्स को इश्यू क्यों करवाया गया था, व्हाई द कॉइन्स वर इशूड बाय द किंग्स एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, वाज इट हैविंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, वाज इट हैविंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, एंड इनफैक्ट व्हाई कॉइन्स डेवलप्ड, है ना। तो थोड़ी बहुत चर्चाएं कर देंगे कॉइनेज सिस्टम को समझने से पहले इकोनॉमी को सर, ठीक है। अब आप पिछले क्लासेस को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में जब हमने एंशिएंट इंडिया की ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में देखा तो वी वर एक्चुअली ट्रेडिंग विद फॉरेन कंट्रीज, हमको ये भी पता चल रहा है। वी ऑल्सो सॉ दैट इंडियंस वर वेरी गुड सी फेरर्स, हमारे लोग जो थे वो समुंदर में आया जाया करते थे, व्यापार किया करते थे, काफी सारा डेवलपमेंट हमको मिलता है सर, ठीक है, राइट। अब कहानी ये है कि बिकॉज इंडियन कम्युनिटी ट्रेडिशनली सी फेयरिंग का काम करती थी, आपको यहाँ से लोथल से लोग जाते हुए दिख जाएंगे, मेलुहा तक हमने पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था सर, ठीक है, देखा था कि नहीं देखा था। सो वी डू गेट इंपॉर्टेंस की कॉइन्स जो है, ये कॉइन्स अपना इंपॉर्टेंस रखते थे प्राचीन भारत के अंदर, और इसमें सील्स का यूज होता था। द सील्स वर यूज्ड एक्चुअली
ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड, जहाँ से व्यापार होता था। तो कहानी ये है कि कॉइन्स को डेवलप क्यों कराया था, वाई द कॉइन्स वर इशूड, और किसने इशू किया वो तो सेकेंडरी है। तो जब हम लोग वाई कॉइन्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे, व्हेन वी सी द स्टडी, और हम लोग देखते हैं कि वाई कॉइन्स आर इशूड, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है वो है इकोनॉमी की कंडीशंस को समझने के लिए सर, ठीक है। अब इकोनॉमिक कंडीशंस हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बाजार होता है, बाजार के अंदर दो चीजें होगी सर, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्यापार कोई भी प्रकार का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी व्यापार हो रहा है, वस्तुओं का हो रहा है, सेवा का हो रहा है, उसमें आप देखोगे तो दो पार्टी होगी। एक पार्टी होगी बायर होगी सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो एक इंडिविजुअल होगा जो बायर का काम करेगा, दूसरा इंडिविजुअल अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो सेलर का काम करेगा सर, ठीक है। क्या काम करेगा? सेलर का काम करेगा। अब से फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनली भारत का बाजार कैसे चलता था, और जब सोसाइटी छोटी थी तो उसमें एक सिस्टम दिखेगी जिसे हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो वी फाइंड कि इनिशियली आपको एक प्रथा दिखेगी बार्टर सिस्टम, या यहाँ पे ग्रामीण विस्तारों के अंदर अलग अलग नाम से पहचानते हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हम लोग इसको साटा पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी पद्धति जहाँ हमने हमारे बचपन के अंदर देखा है कि गांव के अंदर जब कुल्फी वाला आता था, कुल्फी वाला मटका कुल्फी लेके आता था अपनी हैंड कार्ट लेके, तो हम उसको गेहूं देते थे और वो सामने हमको कुल्फी दे देता था। तो उस समय के दौरान पैसों का इंपॉर्टेंस तो था। मैं तो प्राचीन भारत से बिलोंग नहीं करता हूँ, आई बिलोंग टू मॉडर्न पीरियड ओनली। आपसे थोड़ा बड़ा हुआ एक एल्डर ब्रदर के रूप में, बट इससे ज़्यादा हमारे बीच में एज डिफरेंस भी नहीं है। बट आई हैव सीन, मैंने, पता नहीं आप में भी जो भी बच्चे गाँव में रहते होंगे उनको पता होगा कि ये बार्टर सिस्टम चल रही थी सर, ठीक है, जहाँ पे सामान्य रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, या वस्तु के सामने सेवा का आदान प्रदान किया जाता था। से फॉर एग्जाम्पल गाँव के अंदर ट्रेडिशनल आपको सिस्टम देखने को मिलेगी, और ये ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत आपको ये मिलेगा कि एक किसान है, देयर इज अ फार्मर। ये फार्मर अगर गेहूं उगा रहा है, इफ इज ग्रोइंग व्हीट, है ना, समझे कि नहीं समझे, और फार्मर के सामने एक आयरन स्मिथ है, एक लुहार है सर, ठीक है ना, वो कुछ एक से फॉर एग्जाम्पल एक आयरन का बॉक्स बना रहा है, या तिजोरी बना रहा है, अलमारी बना रहा है सर, ठीक है ना, तो अलमीरा बना रहा है सर, ठीक है। तो अगर इन दोनों को वस्तुओं का आदान प्रदान करना है तो ये फार्मर आयरन स्मिथ को देगा कि तू मुझे अलमारी दे दे, ये जो कपबोर्ड है वो मुझे दे दे, मैं सामने तुमको 25-50 किलो गेहूं दे दूंगा सर, ठीक है। तो सामान्य रूप से प्राचीन भारत में और इवन आधुनिक भारत के शुरुआत के पीरियड में भी आपको इस प्रकार की ट्रेडिशंस दिखेगी, जहाँ पे ट्रेडिशनली कॉइन्स का जो इश्यू होना था वो तो बहुत बाद में हुआ, क्योंकि पहले बाजार के अंदर, गांवों के अंदर, सेटलमेंट्स, कस्बों के अंदर अलग अलग प्रकार की साटा पद्धति हमको देखने को मिलेगी। ये जो साटा पद्धति जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम के रूप में पहचानते हैं, ये इस तरह से चलती थी कि एक लुहार और एक किसान एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज कर देते थे, जहां जिसको जो चाहिए थी वो मिल जाती थी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो बार्टर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि यहाँ पे जो एक इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट होती है, जिसमें इकोनॉमी के अंदर इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो एक किसान को लुहार के पास लोहे के बक्से की जरूरत थी, और जो लुहार है, जो आयरन स्मिथ है, उसको किसान के पास से गेहूं की जरूरत थी। तो दोनों जगह के ऊपर कोइंसिडेंट हुआ, दोनों को जरूरत है, इसके लिए मार्केट यहाँ पे चल पाए इन द फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। अब आप मेरे विद्यार्थी हो, चलिए लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस कि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब आप मेरे विद्यार्थी हो, आपको मेरे से पढ़ना है, यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी। आप मुझे कहते हो कि सर आप हमको पढ़ा दो, हम आपको गुरु दक्षिणा दे देंगे। मैंने कहा कि चलिए बेटा, क्या गुरु दक्षिणा दोगे? तो आप बोलोगे कि सर मेरी केले की दुकान है, आई हैव गॉट अ फ्रूट शॉप, है ना, और खाली केले का व्यापार करते हैं। तो एक काम करेंगे कि आपके घर पे मैं 50,000 केला रखवा दूंगा सर, आई विल गिव 50,000 बनानास इन द फॉर्म ऑफ फीस, है ना। अब मैं कहूंगा कि बेटा यार 2-5 केला दे दोगे, मैं खा लूंगा, थोड़ा हेल्दी रहेगा, कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारी चीजें, है ना, तो मजा आएगी। पर 50,000 केला का करूंगा क्या मैं? विल आई बी एबल टू स्टोर द केलास? क्या मैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम के तहत कोई वस्तुओं का स्टोर कर पाऊंगा सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं आपको जो सेवा दे रहा हूं उसकी क्वालिटी और केलों की क्वालिटी के बीच में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? ठीक है। सो वी फाइंड कि जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है,
उसमें ये क्वालिटी का भी प्रश्न आता है, स्टोरेज का भी प्रश्न आता है। इनफैक्ट हमारा यूनिट ऑफ कन्वर्जन क्या रहा है वो किसी को क्लियर ही नहीं होगा। अब एक बंदे ने मुझे कहा, एक बच्चे ने कहा कि सर मैं आपको बनाना गिफ्ट में दे दूंगा और आप हमको पढ़ा दीजिए। मैं कहूंगा कि चलिए बेटा पढ़ा देता हूं। अब दूसरा बच्चा आया मुझे कहता है कि सर आप मुझे यूपीएससी की तैयारी करवा दीजिए और मैं आपको फर्नीचर गिफ्ट में दे दूंगा। मैंने बोला फर्नीचर में क्या दोगे बेटा? बोले सर मेरी कुर्सी की दुकान है ना, उसके फादर जो है कारपेंटर का काम करते हैं हाइपोथेटिकली। अब वो जो लड़का है उसने कहा कि सर मैं आपको 50 कुर्सियां गिफ्ट में दे दूंगा। मैंने कहा यार मैं 50 कुर्सियों का करूंगा क्या, व्हाट आई विल डू फिर 50 चेयर्स है ना, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ है ना, आई डोंट टीच कहीं पे। चलिए सर ठीक है ना, तो मैं कहीं और भी इसका यूज कर दूं सर है ना, तो 50 चेयर्स का तो मुझे कोई उपयोग है नहीं। आप समझिए कि मैं आपको जो चीज दे रहा हूं उसमें इजी कन्वर्जन कहाँ पे पॉसिबल है? उसमें कन्वर्जन पॉसिबल है आपके यहाँ पे एक ऐसी मटेरियलिस्टिक आइडेंटिटी, ये एक ऐसी मटेरियलिस्टिक हम लोग कह सकते हैं टूल जिसके द्वारा इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाए, आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। तो प्राचीन भारत के तहत जब ये बार्टर सिस्टम चल रही थी तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कठिनाइयां आ गई और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए। एक इश्यू होता है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि आपको जो चाहिए वो मेरे पास है और मुझे जो चाहिए वो आपके पास है। अब कुछ लोग ऐसे हो गए जिसको चाहिए बहुत कुछ पर कुछ देने के लायक है ही नहीं। से फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक बंदा है जो अकाउंटिंग का काम करता है, अकाउंटिंग खाता लिखने का काम करता है। अब उसको बेसिकली से फॉर एग्जाम्पल फूड चाहिए, ही वांट्स टू गेट सम फूड, और वो मार्केट में जाके कहता है दुकानदार को कि मैं तुम्हारा खाता लिख के देगा, मुझे खाना दे दो। दुकानदार कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंटेंट एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मुझे कोई अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो सादी भाषा में आप देखोगे तो अकाउंटेंट जो है उसको खाना नहीं मिलेगा, बेचारा करेगा क्या सर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर कि जहां आपको लगता है कि यार कुछ ऐसा टूल हमारे पास मिल जाता जिसके थ्रू हम लोग व्यापार करते तो ज्यादा ठीक रहता। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एक टूल है सर, ये जो एक टूल है, एक मीडियम है, एक साधन है, उसी को ही कॉइन्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? तो कॉइन्स का इश्यू करवाना मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक, मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंस है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये इश्यू करवाने से हमको 4-5 चीजें समझ में आती है। पहली चीज जो कॉइन्स के रूप में हमको समझ में आती है वो ये है कि कॉइन्स का इश्यू करवाने से इनफैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट दर्शाता है, एंड वी सी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी द ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और जब ग्रोथ होता है तो इकोनॉमी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आया तो समाज के लोगों को ये जो बार्टर सिस्टम है उसमें व्यापार करने को लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए। उनको समझ में आ रहा था कि यार ये ट्रेडिशनल पद्धति से हम लोग चीजें नहीं चलवा पाएंगे। अगर भारत के बाहर किसी को व्यापार करना है, अगर भारत के बाहर वस्तु और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करवाना है, तो क्या करेंगे? अब हड़प्पन्स यूज्ड टू ट्रेड विद द मेसोपोटामियन पीपल। हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे, और जब हम लोग हड़प्पन्स को व्यापार के रूप में देखते हैं मेसोपोटामिया के साथ, तो वहां पे भी यही प्रश्न उभर के आ रहा था कि हड़प्पन्स अगर बोट लेके जाएंगे मेसोपोटामिया में और वहां के लोगों को कहेंगे कि भाई चलिए हम हमारी वस्तु बेचने आए हैं, वहां के लोग कहेंगे कि हम आपको सेवा दे देते हैं। अब सेवा में प्रॉब्लम ये था कि मेसोपोटामिया में कितने लोग सेवा ले पाएंगे सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं, देयर आर मल्टीपल इश्यूज, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। और इसी के कारण जब हम लोग कॉइनेज की बात करते हैं, व्हेन वी स्टडी द इश्यू ऑफ कॉइन्स, हमको पता चलता है कि एक ऐसा टूल डेवलप हुआ जिसे हम लोग कॉइन्स के रूप में पहचानते हैं। एक्चुअली कॉइन्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द मनी सिस्टम, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो मनी सिस्टम है, ये मनी सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, और ये मनी सिस्टम में सिक्कों का महत्व आपका बढ़ेगा, क्योंकि इसी के द्वारा इनफैक्ट इकोनॉमिक कंडीशंस और ज्यादा बढ़ती है। इसी के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार बढ़ेगा, और इसी के द्वारा ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी दर्शाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब सवाल ये था, द क्वेश्चन वाज सच दैट कि यार कॉइन्स इशू कौन करेगा, कॉइन्स का सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगा। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि ये जो बार्टर सिस्टम जो चल रही है, जिसे हम लोग साटा पद्धति के रूप में पहचानते हैं, ये बार्टर सिस्टम के तहत काफ़ी इश्यूज हुए और इसके कारण कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ। प्राचीन भारत में अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग समय के दौरान इनफैक्ट जो गिल्ड्स हमने श्रेणी के रूप में कहा था,
वो भी यहाँ पे कॉइन्स को इशू करते हैं सर। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो होता क्या है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी फाइंड द कॉइन्स बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये कॉइन्स के द्वारा हमको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है सर। ठीक है, तो आपको ये जो प्रश्न आए हैं सर उसमें वाई कॉइन्स, तो आपका पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ मनी सिस्टम बहुत ही ज़रूरी था कॉइन्स का इशू कराना। एंड वी सी द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, हमने देखा कि देयर वाज लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर के आएगा। अब देखिए ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, ये आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे, क्योंकि इकोनॉमी का ही पार्ट है। एक्चुअली ये कुछ कुछ टॉपिक इकोनॉमी के साथ इंटररिलेट होंगे, सोसाइटी के साथ इंटररिलेट होंगे, पॉलिटी के साथ इंटररिलेट होंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटीज। इतिहास एक ऐसा विषय है, जितने भी आप मानव संसाधन के या ह्यूमन डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स को जिसे हम लोग पहचानते हैं, उन सब के ऊपर हिस्टोरिकल बेसिस आपको मिलेगा और मिलेगा ही। खैर आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉइन्स बेसिकली किसके द्वारा इशू करवाए गए थे सर। ठीक है ना। तो याद रखेगा कि वी गेट टू एविडेंसेस, भारत के अंदर कॉइन्स इशू करवाने वाली दो ताकतें आपको दिखेगी। एंशिएंट पीरियड के समय पे एक तो राजा दिखेंगे सर, किंग्स दिखेंगे, और किंग्स के रूप में हमको पता चलेगा कि बहुत सारे रूलर्स आपको दिखेंगे। एट टाइम्स वी ऑल्सो फाइंड द कॉइन्स विच आर बिलोंगिंग टू द क्वींस एज वेल, हमको रानी के द्वारा भी इशू किए हुए कॉइन्स दिख जाते हैं। इनफैक्ट एंशिएंट मिडिवल दोनों पीरियड के समय पे हमको मिलते हैं। जैसे आपको जानकारी होगी तो चंद्रगुप्त करके एक राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त वन, उनकी शादी कुमार देवी के साथ होती है। कुमार देवी वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस, और उसमें आपको चंद्रगुप्त के और बेसिकली कुमार देवी के दोनों के कॉइन्स दिखते हैं सर, है ना। तो ये इंटरेस्टिंगली हमको दर्शाता है कि इनके यहाँ पे कॉइनेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। या उसी तौर के ऊपर आपको मर्चेंट एसोसिएशंस दिखेंगे सर, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी के रूप में पहचानते हैं। याद करिए पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको श्रेणी के बारे में बताया था सर। ठीक है ना। सो वी फाइंड कि वेरन एज एंड व्हेन द एडवांसमेंट इन एंशिएंट हिस्ट्री इज टेकिंग प्लेस, when the progress in the society and economy is taking place, when the diversification of activities is taking place, when more and more people are involved into non-farming activities, they realize कि we need to have our own coinage sir, है ना। तो ये कॉइन्स के ऊपर आपको श्रेणी भी दिख जाएगी। we'll find the श्रेणीज are also issued, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न यहाँ से उभर के आता है, वो है कब कॉइन्स इशू किए गए सर। ठीक है, when the coins were issued, है ना। तो याद रखेगा कि कॉइन्स के बारे में जो प्रॉपर कॉइनेज के रूप में हम लोग पहचानते हैं आज की तारीख में सर, ठीक है, वो शुरू होती है 600 BC ऑनवर्ड से, मतलब महाजनपदा का निर्माण जब हुआ उस समय के दौरान हमको दिख जाएंगे। बट अगर आप मुझे कहते हो कि सर अर्लीस्ट ओरिजिन हमको बताइए कॉइन्स के बारे में या कॉइन्स जैसी करेंसी के बारे में, तो मैं कहूँगा कि इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द प्रेजेंस ऑफ सील्स दैट वी हैड सीन इन द प्रीवियस चैप्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉइनेज। सैंधव सभ्यता के अंदर हमको जो सील्स मिले हैं, हमको जो मोहरें मिली है, वो भी कॉइन का ही एक प्रकार था, क्योंकि उसका उपयोग इकोनॉमी में ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में, व्यापार के रूप में होता था। एक पूरा सेशन मैंने 1 घंटे का लिया है, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ 1 आवर सेशन, कि उसका क्या महत्व रहता है, उसका क्या प्रासंगिकता रहता है, कि भाई हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द सीलिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। तो ये चीज़ हमको पता चलेगी जो अर्लीस्ट ओरिजिन है एक इकोनॉमी, क्योंकि कॉइन्स मतलब क्या है, अब देखिए कॉइन्स एक मीडियम है। से फॉर एग्जांपल हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि कल से ये पेन, दिस पेन विल बी द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन अस। ये पेन के द्वारा हम लोग व्यापार करेंगे और पेन के द्वारा हमारा जीवन चलाएंगे सर। ठीक है, तो अगर ये पेन के द्वारा हम लोग व्यापार करने का आधार बना देते हैं, तो दिस पेन विल इवेंचुअली बिकम द पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर इसी का ही व्यापार होगा। और कितना बोलेंगे, बोले कितनी फीस है, बोले 20,000 पेन्स, है ना। फिर कोई बोलेगा कि मैं नाई के पास जाता हूँ, आई एम गोइंग टू अ बार्बर, तो बार्बर के पास जाओगे, बार्बर बोलेगा कितना रुपया, तो आप बोलोगे कितना रुपया, बार्बर बोलेगा 100 पेन्स, है ना, आपको ये ऐसी 100 पेन देनी है। तो ये तो क्या हो गया कि एक टूल हो गया, एक साधन है, एक माध्यम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो सील्स भी थे, बहुत सारी चीजें हमको दिखती है। उसके बाद हमको वैदिक एज भी अंदर भी हमको कॉइन्स दिखेंगे। वैदिक एज में ऐसा कॉइनेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट वील फाइंड सम काइंड ऑफ टूल्स जो ये लोग थोड़े बहुत व्यापार के रूप में आपको मिलेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब 600 BC का पीरियड आया, महाजनपद का पीरियड आया, इस पीरियड से ही प्रॉपर कॉइन डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है, और यही पॉइंट को हम लोग कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स, है ना। तो अभी मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजी बता दूंगा, चिंता मत करिएगा कि क्या क्या चीज़ें कॉइन्स के अंदर आपको याद रखनी है, कौन सी डायनेस्टी के बारे में याद रखनी है, और फर्दर इवोल्यूशन कैसे होता है सर। ठीक है ना।
तो महाजन पद से गुप्ता पीरियड तक आते आते सैकड़ों की मात्रा में कॉइन्स इशू किए गए। यू विल फाइंड द कॉइन्स वर इशूड इन ह्यूज नंबर, मतलब थक जाओगे इतनी क्वांटिटी के अंदर आपको कॉइन्स दिखेंगे। और ये जितने भी कॉइनेज इशू किए गए हैं इनके अंदर हमको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है सर, ठीक है। अब कॉइन्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, वाई वी नीड टू स्टडी द कॉइन्स, है ना। तो कॉइन्स को पढ़ना जरूरी है क्योंकि कॉइन्स के अंदर से हमको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है सर, ठीक है। सो वी गेट द मटेरियल एविडेंसेस ऑफ द सोसाइटी। मैं कहूंगा मटेरियल एविडेंसेस का मतलब ये है कि इवेंचुअली हमको पता चलता है कि कॉइन्स के अंदर कौन सा मटेरियल का यूज किया गया है। अगर गोल्ड कॉइन्स का इशू किया गया है कोई राजा के द्वारा या रूलर के द्वारा, ये डायनेस्टी के द्वारा, ये चीज दर्शाती है कि राजा की प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, राजा के हाथ में इनफैक्ट बहुत पैसा था, संपत्ति थी, इसके लिए गोल्ड कॉइन्स आए। अब गोल्ड कॉइन्स आपको ये भी देखना है कि ये गोल्ड कॉइन्स अगर रूलर ने इशू किए हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका सोर्स कहाँ से आया है। क्या ये सोना भारत का इंटरनल सोना है या ये कहीं बाहर से मिला हुआ है। अब ट्रेडिशनली भारत के अंदर आप देखिए तो हमको गोल्ड कहाँ से मिलता है, वेयर डू वी गेट द गोल्ड फ्रॉम, हमको गोल्ड कहाँ से मिलता है। आप देखिए प्राकृतिक रूप से नेचुरली इंडिया में गोल्ड माइंस बहुत जगह पे नहीं मिलेगी। यू विल हार्डली फाइंड 1 or 2 प्लेसेस वेयर द नेचुरल गोल्ड इज अवेलेबल। उनमें से एक जगह आपको कोलार दिखती है, सुवर्णगिरी करके जगह है, जो अशोक के समय पे कैपिटल हुआ करता था साउथ इंडिया में सर, ठीक है ना। तो अशमक विंध्यास के नीचे वाले रीजन के अंदर सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहानी क्या चलती है, तो आपको ये देखना है कि गोल्ड कॉइन्स इशू हो रहे हैं, तो गोल्ड कॉइन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। गोल्ड कॉइन्स का इंपॉर्टेंस है कि ये प्रॉस्पेरिटी दर्शाती है, ये प्रॉस्पेरिटी दर्शाती है, ये दर्शाता है कि वेल्थ कितनी है सर, सोसाइटी कितनी अमीर है, सोसाइटी कितनी धनदाय हो गई है सर, ठीक है। तो ये दर्शाएगा। अगर इसी कॉइन के अंदर हम लोग मेटल्स के रूप में देखते हैं कि अगर कॉपर के कॉइन्स इशू हो रहे हैं या सिल्वर के कॉइन्स इशू हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डाउन जा रही है। कॉपर तक आते आते और डाउन चली जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो कॉइन्स के अंदर हमको ये देखने की आवश्यकता है कि उसकी कॉइन्स की इंपॉर्टेंस और कॉइन्स को किस तरह से इशू किया गया मटेरियल्स के रूप में। तो कॉइन्स को जब एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखते हैं तो वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल थिंग्स। और एंशिएंट इंडिया में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमको सबसे पहले कॉपर कॉइन्स दिखेंगे, ये सिल्वर कॉइन्स दिखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पंचमार्क कॉइन्स। तो ये जो 16 महाजन पद बने थे ना सर, द 16 महाजन पदास, इनके समय पे ही हमको ये कॉइनेज का डेवलपमेंट दिखेगा। कर्जपण के रूप में पहचानते थे, दे वर कॉल्ड एज अ कर्जपण, है ना। तो ये एक आपका पॉइंट पता होना चाहिए कि कॉइनेज के अंदर कहाँ कहाँ से डेवलपमेंट हुआ मटेरियल्स के रूप में सर, ठीक है। दूसरा कॉइन्स के अंदर हम लोग स्टडी क्या करते हैं सर, ठीक है, वी स्टडी द विजुअल एलिमेंट्स विच आर फाउंड ऑन द कॉइन्स। कोई भी सिक्का होता है, कॉइन्स के ऊपर हम देखते हैं कि किसकी इमेज बनी हुई है और ये कि इमेज क्या कहलाना चाहती है, इमेज के साथ आजू बाजू में क्या लिखा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो व्हेन वी स्टडी द कॉइन्स वी आल्सो सी कि whose image has been found, is it a king or a queen, is it some natural person, is it a god, है ना, कोई भगवान की मूर्ति भी है कि नहीं है सर। सो हमको देखना पड़ेगा कि कोई गॉड है, कोई रूलर है, या मैं कहूँगा कोई डीटी है सर, ठीक है ना, मूर्ति है भगवान की। और दूसरी यहाँ पे स्क्रिप्ट मिलती है, यू विल फाइंड मल्टीपल राइटिंग्स ऑन द कॉइन्स। तो सिक्कों के ऊपर हमको पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, कौन से स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ था, है ना। जिस समय के ये सिक्के इशू किए गए हैं इसमें डेट भी लिखी मिलेगी आपको, यू विल आल्सो फाइंड द डेट ऑन द कॉइन्स। सो बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द कॉइन्स वी आल्सो सी कि ये कॉइन कब इशू किया गया है, व्हेन दिस कॉइन हैज बीन इशूड, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी कम टू नो अबाउट द डेट एस्पेक्ट कि भाई विक्रम संवत में है कि शक संवत में है। तो कॉइन्स में ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा कॉइन्स के ऊपर आपको ये देखना है, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि इनका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है सर, हमको ये देखना है कि ये किसके सापेक्ष में इशू किए गए थे। अब कुछ कुछ कॉइन्स आप देखोगे तो 1-2 के नंबर के अंदर दिखेंगे या 2-5 के नंबर में दिखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट आपको ह्यूज क्वांटिटी में दिख जाएंगे। ह्यूज क्वांटिटी का मतलब क्या है, वी फाइंड समथिंग इन द फॉर्म ऑफ होर्ड्स। होर्ड्स का मतलब ये है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको कॉइन्स दिखेंगे, करीबन 8000 कॉइन, 10,000 कॉइन्स ऐसे भी दिखते हैं सर, ठीक है। प्राचीन भारत में ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है जो गुप्ता मौर्य के डिक्लाइन के बाद आया, ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे बहुत सारे कॉइन्स लार्ज क्वांटिटी में इशू करवाए गए थे सर, ठीक है। तो इनको भी हमको स्टडी करना पड़ता है। इनफैक्ट मेटल को स्टडी करते हैं जिसे हम लोग मेटलर्जी के रूप में पहचानते हैं।
हम इमेजेस और स्क्रिप्ट का भी स्टडी करते हैं. वी ट्राई टू सी द इमेजेस एंड स्क्रिप्ट दैट आर फाउंड ऑन द कॉइन्स. वी सी द क्वालिटी ऑफ कॉइन्स एंड द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स. वी सी द इमेजेस ऑन द कॉइन्स. वी सी द लैंग्वेज ऑन द कॉइन्स. वी सी द डेट ऑफ द कॉइन्स. वी ऑल्सो सी कि इसका वेयर एंड टियर कहाँ पे हुआ है. इनफैक्ट अगर कॉइन्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ होगा तो स्टैंडर्डाइजेशन के आधार के ऊपर हमको पता चलता है कि वेयर एंड टियर कितना हुआ है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यह है कि अगर सिल्वर का कॉइन्स है, से फॉर एग्जांपल एक डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी ने जितने भी सिल्वर के कॉइन्स इनिशियली इशू किए थे वो 150 ग्राम के मिले हैं, 150 ग्राम्स के. और आज की तारीख में हम कुछ कुछ कॉइन्स देख रहे हैं जो 100 ग्राम्स के हो गए हैं. उसका वेट कम हुआ है. ओरिजिनल कॉइन्स 150 का था तो पता चलता है कि 40-50 ग्राम उसका वेट कम हुआ है. अब ये वेट क्यों कम हुआ होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वेयर एंड टियर के कारण. इनका सर्कुलेशन देखना पड़ता है कि ये कितने एरिया में मिले हैं सर. ठीक है, क्योंकि कॉइन्स के बेसिस के ऊपर से व्हेन वी सी द सर्कुलेशन ऑफ द कॉइन्स वी कैन सी द इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी, वी कैन सी द ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड वी ऑल्सो फाइंड दी कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल एक्सपांशन बाय द किंग. है ना, राजा ने उसी मात्रा के अंदर अपना साम्राज्य विस्तरण किया होगा जहां पे वो अपने सिक्के चलवा पाए सर. है ना, आज की तारीख में अमेरिका के सिक्के भारत में नहीं चलते. चलते हैं कि नहीं चलते सर? हाँ, आज की तारीख में भारत के सिक्के आप पकड़ने की कोशिश करिए, यूरोप में चलवाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. प्राचीन भारत में भी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज बहुत सारी हुआ करती थी जिनके द्वारा कॉइन्स इशू करवाए गए थे. पर इन कॉइनेज की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इनका सर्कुलेशन का बेसिस हमको देखना पड़ता है कि कितना इकोनॉमिक एक्सपांशन हुआ है, कितना पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ है सर. ठीक है, इनफैक्ट कॉइन्स के ऊपर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ कुछ कॉइन्स को रीस्ट्रक किया गया था. रीस्ट्रक करने का मतलब यह है कि ओरिजिनली एक राजा ने कॉइन्स बनाए थे, उसके ऊपर दूसरे राजा ने अपना फोटो चिपका दिया सर. ठीक है, जैसे आजकल की पॉलिटिकल आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसका उद्घाटन किया था, सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई, उसने अपनी नेम प्लेट लगवा दी कि ये हमने बनवाया है सर. ठीक है, तो ऐसे प्राचीन भारत में भी आपको बहुत सारे कॉइनेज दिखेंगे जहां पे वी कम टू नो अबाउट द रीस्ट्रकिंग ऑफ कॉइन्स. जनरली ये सातवाहन डायनेस्टी और ये जो वेस्टर्न क्षत्रप से उनके बीच में कंफ्लिक्ट होता रहता था. कभी समय मिले तो आप हमारे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइएगा, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर डेडिकेटेड 2-2.5 घंटे का सेशन मेरा कॉइनेज के ऊपर रहता है. और अगर ऑप्शनल लोगे तो मैं 4 घंटा खाली कॉइनेज के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. वो वैसी चीजें बताते हैं जो कभी कभी साहित्य नहीं बता पाता है. it gives so much of information at times where the literature is not able to give the information sir. Getting my point है ना. तो इन सब की जो स्टडी है इसी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं. प्राचीन भारत के जितने भी कॉइन्स जहां जहां से मिले हैं, इन व्हाट कंटेक्स्ट मिले हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर से न्यूमिस्मेटिक का डेवलपमेंट हुआ है. भारत का कॉइनेज का डेवलपमेंट किस फेजेस में कैसे डेवलप हुआ उनको समझना है तो क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन्स देखने की आवश्यकता है. और क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन्स के रूप में मैंने आपको वाई कॉइन्स के बारे में बता दिया है. क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन्स के रूप में अब चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कॉइनेज की यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप डायनेस्टी में क्या डेवलपमेंट हुआ सर. ठीक है ना, तो एक व्हाइट पेज के ऊपर नोट्स लिखते रहिएगा. एनसीईआरटी में पीछे से एक्सप्लेन करता रहूंगा और कुछ जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है उसका जो एनालिटिकल डायमेंशन है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा सर. ठीक है ना. अच्छा, आप को अगर ये सेशंस मज़ा आ रही है, जम रही है, तो एटलीस्ट अपने दोस्तों को भी बताइएगा प्लीज़. इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एज वेल कि यहाँ से कैसे ट्रांजिशन निकल के आ रहे थे कॉइनेज सिस्टम के तहत. खैर चलते हैं वापिस सर, है ना, कि देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ द क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन्स टुक प्लेस इन एंशिएंट पीरियड और किस तरह से निर्माण होता है उसको एक एक करके देखेंगे सर. ठीक है. So when we see the chronological development of coinage in India, we find the first development in the form of the Indus Valley civilization. Here it is not written, but at least we can see that seals were used as coins. याद रखेगा, seals were used as coins, है ना. तो as a currency या मैं कहूँगा कि मनी सिस्टम के रूप में. उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए वैदिक एज के अंदर. We also get in Vedic age, we get something called as Satman. We have something called as Satman. It's a terminology which is found in the Vedic literature that talks about some kind of unit of exchange or unit of currency between the two communities जो व्यापार कर रहे थे सर. ठीक है. उसके बाद जो मेन पीरियड आया है वो है महाजनपद का. और महाजनपद एक ऐसा पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स,
वेयर वी सी मच सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉइन्स, और यहां से पंच मार्क कॉइन्स बनने की शुरुआत हुई। ये जो पंच मार्क कॉइन्स कैसे बने हैं, याद रखिएगा कि सिल्वर के कॉइन्स बने हैं, और ये कॉइन्स को प्रेशर मोल्डिंग से बनाया जाता है। दिस कॉइन्स आर एक्चुअली मेड फ्रॉम द प्रेशर मोल्डिंग टेक्निक, मतलब काइंड ऑफ सेमी लिक्विड स्टेट में जब कॉइन्स होते हैं मेटल के पिघलाने के बाद, सिल्वर को पिघलाने के बाद, और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, व्हेन यू विल अप्लाई प्रेशर ऑन दैम, तो इट विल बी इवॉल्विंग फ्रॉम वन साइड। तो उसी को ही पंच मार्क टेक्निक के रूप में हम लोग पहचानेंगे सर, ठीक है। ये जो पंच मार्क कॉइन्स है आपको इस समय के दौरान मिल जाएंगे, और इसी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा गया है सर, ठीक है। सो वी सी दैट सम एक्सचेंज वाज फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। मैंने आपको बताया कब हुआ था। पंचमार्क coins made of the silver and copper 6th century BC were among the earliest to be minted and used. Please remember this point, sir. ठीक है. These have been recovered from the excavation at a number of sites throughout the subcontinent. Numismatics have found that this and other coins to reconstruct the possible commercial networks. अब आप समझने की कोशिश करिए कि कॉइन्स कहाँ इंपॉर्टेंस आपको मदद कर रहे हैं। ये मदद कर रहे हैं कि कहाँ पे व्यापार हो रहा था। अब ये पंचमार्क कॉइन के बारे में 2 मिनट थोड़ा ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जो किताबों के अंदर से आपको मिलेगा। सीधा सीधा यहाँ पे इसने नहीं लिखा है, उसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा इनफैक्ट महाजन पद के अंदर। क्यों महाजन पद के अंदर मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा? क्योंकि महाजन पद वाला जो पीरियड है, दैट वाज द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द पंचमार्क कॉइन्स इन इंडिया सर, है ना। कैन यू सी दिस महाजन पदा? 16 महाजन पदा हमने पिछले क्लास के अंदर देखे थे। याद रखेगा कि देयर वर मेनी महाजन पदास हु इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स एंड दे हैड देयर ओन सेपरेट कॉइन्स। सबके अपने अपने सेपरेट कॉइन्स हुआ करते थे। ये कॉइन्स के ऊपर आपको अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे। ये सिंबल्स में आपको मोर दिखेगा, हाथी दिखेगा, राजा की डायनेस्टीज के नाम थोड़े बहुत इनडायरेक्टली लिखे हुए मिल जाते हैं, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को दर्शाते हैं सर। इसमें हमको नेचर के बारे में भी पता चलता है। प्रॉब्लम ये था कि ये कॉइन्स एग्जैक्टली गोल शेप में, या आप जो राउंड या स्पेरिकल शेप के रूप में पहचानते हो, उसमें नहीं थे। बट दिस कॉइन्स गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको यहां से पता चलता है पंचमार्क कॉइन्स। ये पंचमार्क कॉइन्स आपको इन रीजन्स में ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये ट्रेड रूट था, मैंने आपको बताया था, दैट वाज कॉल्ड एज उत्तर पथ। याद आया कि नहीं आया? और इससे भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन द एंशिएंट इंडिया वेयर वी सी लार्ज क्वांटिटी ऑफ पंचमार्क कॉइन्स आर फाउंड बिटवीन द states of Magad to up till Takshashila, and later on we also find the coins which were issued in the Dakshin Path, जो अवंती से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। ये चीज़ इनफैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ से किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ कॉइनेज का सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसी के सापेक्ष में जा रहे हैं। मैं उसको ज़्यादा पीछे पीछे एक्सपांड करता रहूँगा, चिंता मत करिएगा। बट मुझे आपको मेन तो एनसीईआरटी का ही करवाना है फाउंडेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पढ़ो या हमारे साथ पढ़ो, पर फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए। खैर, ये सब चीज़ का फाउंडेशन हमारे प्लस क्लासेस में हो जाता है व्हेन आई टीच इन द प्लस, क्योंकि काफ़ी बच्चों वेट कर रहे होते हैं कि सर हम प्लस का सब्सक्रिप्शन बाद में ले, जब आपने 12th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दे। देखिए, एनसीईआरटी अपने हिसाब से होती रहेगी। व्हेन यू विल बी जॉइनिंग माय प्लस कोर्सेज, इट इज़ माय ड्यूटी टू टीच यू फ्रॉम द फाउंडेशन। सो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको विदाउट फाउंडेशन ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा या डायरेक्टली हवा में ही बातें करेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन के वे के अंदर ही करेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। खैर, तो पहला पॉइंट तो हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कॉइन्स का क्या डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। अब कॉइन्स के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के सिंबल्स का यूज किया गया था सर, ठीक है। ये पंचमार्क कॉइन के अंतर्गत हमको पता चलता है कि बहुत सारी डायनेस्टीज, मौर्यस, सब लोगों ने ये कॉइन्स इश्यू किए थे सर, है ना। तो मौर्यस में है ना, याद रखेगा कि आपको पिकॉक का सिंबल दिखेगा। यू विल फाइंड द सिंबल ऑफ पिकॉक विच वर इशूड ऑन द कॉइन सर, है ना। बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पता चलता है कि मौर्यस की जो ओरिजिन है वो भी कॉइन्स के ऊपर से पता चलती है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड वेरी इंटरेस्टिंगली द पोर्शन ऑफ हिस्ट्री वेयर द मौर्यस इशूड द पिकॉक कॉइन्स, है ना। और इसको कहते थे कर्षपण, है ना। इसको याद रखेगा, क्या कहते थे? कर्षपण के रूप में पहचानते थे। जो पंचमार्क कॉइन्स से सिल्वर के सर, है ना, सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे। ये पूछा हुआ है एक प्रश्न कि कर्षपण क्या कहते हैं सर, ठीक है। We'll also find the coins were issued by the merchants and bankers and the townspeoples, जो अपने लिए काम करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं गिल्ड्स। याद आया कि नहीं आया? ये गिल्ड्स को ही क्या कहते थे? श्रेणी के रूप में पहचानते थे। और इनफैक्ट ये श्रेणी को चलाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे, जिसे हम लोग सेठी के रूप में पहचानते हैं, जो सेठ के रूप में बन गए। व्यापारी मंडल, महाजन, एंशिएंट में साउथ इंडिया में उसको मनीग्राम के रूप में भी कहते हैं सर, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट हो जाता है।
अब भारत में कॉइनेज का डेवलपमेंट टर्न बाय टर्न डायनेस्टीज जब देखेंगे तो पंचमार्क कॉइन महाजनपद में हुआ। ये 16 की 16 महाजनपद ने अपने कॉइन्स इशू किए थे, सबके अलग अलग सिंबल्स है। अब सिंबल्स उतने रेलेवेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए नहीं है, बट दे हैव ओन सिंबल्स है ना, अपनी खुद की कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाने के लिए। इसके अलावा व्हेन वी सी द मौर्यस आल्सो इशूड द पंचमार्क कॉइन्स, याद रखेगा द मौर्यस आल्सो इशूड द पंचमार्क कॉइन्स, और इसमें आपको पिकॉक का सिंबल दिखेगा, यू विल फाइंड पिकॉक सिंबल जो स्टेट सिंबल था मौर्यस का। दूसरा इसको कर्चपण के रूप में पहचानते थे, दे वर कॉल्ड एज द कर्चपण, ठीक है। उसके बाद आप समझने की कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ वो पोस्ट मौर्य में हुआ। अब पोस्ट मौर्य हिस्ट्री अगर आप याद करोगे तो इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज हमको मिलती है, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। भारत में पोस्ट मॉडर्न इंडिया को देखेंगे, द पीरियड बिटवीन 200 BC to 300 CE, the whole of India was disintegrated and we can say the fragmentation of political economy took place, ठीक है। इस समय सॉरी मैं आपको बता रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो मौर्य के बाद वाला पीरियड है ना। तो ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड था, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमको कहाँ से कॉइन्स दिखते हैं सर, ठीक है। तो एक तो कॉइन्स हमको यहाँ पे दिखेंगे जो फॉरेन इन्वेजन की डायनेस्टीज आती हैं। इसमें अगर आपको याद होगी कि पहली डायनेस्टी थी जो थी इंडो ग्रीक, है ना। तो इंडो ग्रीक डायनेस्टी वर द फर्स्ट डायनेस्टी जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। एनसीईआरटी में कुषाण लिखा है पर वो थोड़ा उल्टा इंटरप्रिटेशन लिखा है। मैं आपको कहता हूँ कि गोल्ड कॉइन्स इनके द्वारा इशू किए गए थे सर, है ना। तो याद रखेगा कि फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स, भले एनसीईआरटी लिखती है, मैं आपको सुधार के दे दूंगा, चिंता मत करिएगा सर, है ना। इनफैक्ट गोल्ड कॉइन्स इसके पहले भी हमको एविडेंसेस मिले हैं। जैसे फारसी लोग आए थे, द पर्शियंस केम टू इंडिया समवेयर इन द 5th सेंचुरी, मतलब साइरस के बाद डेरियस और जर्सिस जैसे राजा आएंगे, उनके द्वारा भी सिग्लोड और डेल्टोड कॉइन्स मिलते हैं सर। खैर, पर पर्शियन इन्वेजन के ऊपर ज्यादा नहीं जा रहे। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। इनके कॉइन्स की खासियत यह थी कि इसके ऊपर इमेज मिलेगी सर, है ना, इसके ऊपर फोटोग्राफ दिखेगा जहां राजा का फोटोग्राफ भी दिखता है। सो यू विल फाइंड द इमेज विच इज कार्व्ड आउट ऑन द किंग सर, है ना, तो ऑफ द किंग एज वेल। विल ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द डीटीज, हमको भगवान की भी इमेज दिख जाती है, काइंड ऑफ एक मूर्ति दिख जाती है जिसको कार्विंग की गई थी कॉइन्स के ऊपर। तो दिस थिंग शोज द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट, है ना, समझे कि नहीं समझे। हमको पता चल रहा है कि क्राफ्ट्समैन की स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है इस पीरियड के समय। बहुत अद्भुत प्रकार की क्राफ्टमैन की स्किल डेवलपमेंट हो रही है जो कॉइनेज को दर्शाती है इंडो ग्रीक पीरियड के समय पे, राइट सर। तो ये याद रखिएगा। इंडो ग्रीक के बाद जो यहाँ पे दूसरी डायनेस्टी आएगी, शक डायनेस्टी। ये शक डायनेस्टी ने यहाँ गुजरात में अपनी ब्रांच खोली थी जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप, है ना। इनके समय पे भी हमको बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स दिख जाएंगे। विल ऑल्सो फाइंड सम काइंड ऑफ सिल्वर कॉइन्स विच वर इशूड, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मिलता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पार्थियंस। पार्थियंस पे हमको कॉइन्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट जो कॉइन्स मिलेंगे वो है कुषाण के समय के कॉइन्स, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर द कॉइन्स वी विल फाइंड ओवर हियर विल बी द कॉइन्स ऑफ द कुषाण, और कुषाण में भी हमको लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे। इनफैक्ट किताब में तो ये लिखा गया है द कुषाण्स वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स बट दे वर नॉट द फर्स्ट टू इशू, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू। प्लीज क्लियर इन दिस योर माइंड, है ना, उल्टा लिख दिया एनसीईआरटी वालों ने। मैं अभी बुक के अंदर भी आपको सुधार के दे दूंगा सर, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या इंटरप्रिटेशन में प्लस माइनस हो जाता है। ऑफिशियली तो यही कहते हैं कि इंडो ग्रीक्स ने, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है सबके अंदर लिखा गया है कि इट वर द इंडो ग्रीक्स हु इशूड द फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया। खैर, बट ये गोल्ड कॉइन्स आपको कुषाण के समय पे दिखेंगे। इन पे भी आपको इमेजेस दिखेगी किंग्स की, डीटीज की। इनके इमेजेस में आपको हिंदू गॉड दिखते हैं सर, शिव जी के कॉइन्स दिखेंगे, लेटर ऑन कृष्णा के कॉइन्स दिखते हैं, वासुदेव लिखा हुआ मिलता है आपको, बुद्धा के कॉइन्स दिखते हैं, है ना। गौतम बुद्ध को ये मानता था कनिष्क, कनिष्क का खुद का आपको कॉइन दिख जाएगा, यू विल फाइंड अ कॉइन ऑफ द कनिष्क हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये भी आपको दिखेगी। इसके साथ साथ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ऐसे छोटे छोटे डायनेस्टीज बहुत थी, आपको उनके भी कॉइन्स दिखेंगे, स्मॉल डायनेस्टीज के भी। इनफैक्ट दूसरे कॉइन्स आपको यहाँ दिखेंगे सतवाहन डायनेस्टी में सर, ठीक है। ये सतवाहन डायनेस्टी को कहा जाता है कि दे वर द वंस हु इशूड द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया। पोस्ट मॉडर्न भारत में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स किसी ने इशू किया, सतवाहन ने। इनके कॉइन्स के ऊपर हमको बोट की इमेजेस भी मिल जाती है, विल फाइंड द इमेजेस ऑफ बोट एज वेल। ये चीज दर्शाती है कि सतवाहन ने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों को कैप्चर करके रखा था,
और इनके व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जनरली सिल्वर कॉइन्स आपको दिखेंगे। और ये सिल्वर कॉइन्स को भी हम लोग बेसिकली कर्षपण के रूप में या पण के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड एज पण और कर्षपणा। हाँ, पण या कर्षपणा एक ही है सर, ठीक है ना, उसको लेकर ज़्यादा दिमाग मत छटकाइएगा। उसके साथ साथ वी फाइंड द कॉइन्स विच विल बी इशूड इन द संगम पीरियड, और यहाँ पे आपकी चोला डायनेस्टी हमको मिलती है, यहाँ पे आपको पंड्या डायनेस्टी मिलती है, यहाँ पे आपको चेरा डायनेस्टी मिलती है। हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर पोर्ट्स के बारे में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी के बारे में मैंने आपको बताया था, सैटरडे के क्लास को याद करिएगा, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लासेस दोस्तों है ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, और मैं एक्चुअली टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ, समझ में आ रहा है आपको। मैं 2020 वाला धमाका नहीं करता हूँ, मैं कहीं पे भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाऊँ ऑनलाइन पढ़ाऊँ सर, है ना, प्लस के ऊपर पढ़ाऊँ। मेरे बच्चों को पता है कि स्लोली एंड स्लोली कंसोलिडेट करिए टॉपिक्स को, ग्रेजुअल समझिए चीज़ों को। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कमेंट्स मैंने देखी होती है कि बच्चे बोलते हैं ये स्लो चल रहा है। मैंने बोला बेटा स्लो ही होता है, कोई भी चीज़ हड़प हड़प। ये 2020 थोड़ी है सर, है ना, ये यूपीएससी है। एक साल तो एग्जाम लेने में लगा था यूपीएससी, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, मतलब पूरी साइकिल पकड़ के चलिए, 8 से 12 महीने के बीच में चलती है। जब एग्जाम का प्रोसेस ही इतना स्लो है, स्टेजेस बाय स्टेजेस, तो तैयारी में भी टाइम देना पड़ेगा। और सिलेबस तो कितना मेहनत है, द सिलेबस इज ह्यूज। तो आप सिलेबस के अंदर ऐसे टाइम पास तो कर नहीं सकते ना दोस्त, तो आपको ग्रेजुअली जाना पड़ेगा। यू आर सपोज टू गो इन ए ग्रेजुअल वे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो चोला, चेरा और पंड्या, इन तीनों के समय पे फॉरेन ट्रेड बहुत होता था। इसमें हमको रोमन कॉइन्स मिले हैं बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर। खास करके ये जो पुहार नाम की जगह मैंने आपको बताई थी, याद आया, ये पुहार के अंदर हमको रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। इनफैक्ट रोम के व्यापारियों का और वहाँ के ऑथर्स का मानना है कि उनका साम्राज्य पतन होता है इन द 2nd सेंचुरी सी। उसके पीछे का मुख्य कारण है कि इनके ज़्यादातर सिक्के भारत में आ जाते थे, गेटिंग माय पॉइंट। तो इन द पोस्ट मॉरियन पीरियड वी सी मल्टीपल कॉइन्स विच वर इशूड बाय मल्टीपल डायनेस्टीज। कोई एक वंश नहीं, कोई एक डायनेस्टी नहीं, पर एक से अधिक वंश के द्वारा अलग अलग प्रकार के कॉइन्स इशू करा के ये दर्शाता है कि ये पीरियड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था। ये पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहां पे हमको पता चलता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंडो ग्रीक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वो डायनेस्टी थी जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आती है। डिमेट्रियस करके एक राजा दिखेगा, और डिमेट्रियस के बाद ही आपको इसी के डायनेस्टी से एक राजा दिखेगा जिसका नाम था मिनेंडर, जिसे हम लोग मिलिंद के रूप में पहचानते हैं। ये मिलिंद एक ऐसा शासक रूप में बना जो मिनेंडर से इनफैक्ट अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करके मिलिंद कहता है, और कहता है कि मैं तो बुद्ध का शिष्य बन गया हूँ। तो नागसेन करके एक संत मिले थे जहां पे मिलिंद और उनके बीच में चर्चा हुई थी, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद के रूप में। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। याद रखेगा, द फर्स्ट पॉइंट्स टू बेयर द नेम्स एंड द इमेजेस ऑफ द रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। याद रखेगा, ये प्रश्न आ सकता है। हु एस्टैब्लिश्ड द कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन द 2nd century BC। The first gold coins were issued by the 1st century CE by the Kushan. No, we can say the first gold coins were issued by the Indo-Greeks only. First gold coins were issued by the Indo-Greeks. Later on, the number of quantity and the quality of gold coins increased by the Kushan. पहले गोल्ड कॉइन्स जो थे वो कुषाण के समय पे नहीं थे, वो इंडो ग्रीक्स के समय पे ही थे। मैं आपको सुधार देता हूँ, पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स जो है वो कुषाण में काफी बढ़ गई सोने की। सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स के समय से शुरू हो जाते हैं, ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो एट टाइम स्टैंडर्ड सोर्सेज को हमको देखना पड़ता है। स्टैंडर्ड सोर्सेज में मतलब जैसे उपिंदर सिंह की किताब हो गई, बशम साहब की एल बशम की किताब हो गई, या पकड़ के चले रामचंद्र शर्मा लिखते हैं, है ना। तो बहुत से ऑथर्स हमको मिल जाते हैं जिनके ऊपर से हमको समझने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी सी दैट इसकी एक आपको सिग्निफिकेंस दिखेंगी। These were virtually identical in weight, and those issued by the contemporary Roman empires and the Parthian rulers of Iraq have been found from several sites in North and Central Asia. We'll also find the foreign kingdoms. मैंने आपको बताया रोमन राजाओं के कॉइन्स यहाँ पे मिलते हैं। पुहार नाम की जगह के अंदर हमको पार्थियन रूलर्स जो ईरान में रूल करते थे, इनकी एक ब्रांच भारत की तरफ भी आती है, पार्थियंस की, गोंडोफर्नस करके एक राजा दिखेगा, उसके समय पे भी कॉइन्स हमको मिलते हैं। दिस इज शोज कि एंशिएंट इंडिया में कितना व्यापार हो रहा था जब विदेशी लोग अपने यहाँ पे सिक्के इशू करवाने आते थे या अपने सिक्कों को भारत में चलवाने की कोशिश करते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। और इसी के कारण ये बताता है कि द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडिकेट द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट वर टेकिंग प्लेस। आप समझिए कि भारत को हम लोग सोने की चिड़िया के रूप में पहचानते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है।
सोने की चिड़िया इसके लिए पहचानते हैं क्योंकि गोल्ड कॉइन्स बहुत थे। अब ये गोल्ड इनफैक्ट भारत में आता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज टूवर्ड्स इंडिया। याद रखेगा कि इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड gold coins were issued in large number. In fact, maximum coins were issued in this period only, post modern period में ही आते हैं। और हमको पता चलता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत के तरफ जो समृद्धि है, वो पैसा है, वो आ रहा था इन द एंशिएंट पीरियड। ये प्रश्न आपको प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ देगा कि इन विच पीरियड द ड्रेन ऑफ वेल्थ कैन बी सीन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स इंडिया, नॉट फ्रॉम इंडिया। मतलब ब्रिटिश एज में तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने आके भारत का पैसा सब लेके गए, जो दादा भाई नवरोजी कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी के रूप में। ये उल्टा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत की तरफ आ रहा है कि देखिए भारत में पैसे आ रहे हैं, भारत में सिक्के आ रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड और क्रोनोलॉजी आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है। होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया। याद रखिएगा वो कौन सी साइट है, पुहार करके साइट है, कावेरी पट्टनम है, वो पोर्ट हुआ करता था। इट इज ऑब्वियस दैट द नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड वर नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। साउथ इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर बट देयर वर क्लोज कनेक्शन थ्रू ट्रेड। मैंने बताया कि ये लोग जब भारत में पेपर खरीदने आते थे ना, पेपर, व्हेन दे वर यूज्ड टू कम टू परचेज पेपर फ्रॉम इंडिया, हम लोग कहते थे कि भाई गोल्ड कॉइन्स देना पड़ेगा आपको, तभी जाके हम लोग पेपर देंगे, है ना। इफ यू वांट काला मर्चिया, काला मरी कहते हैं ना, ब्लैक पेपर, है ना, तो काली मिर्च के रूप में पहचानते हैं ना। ये काली मिर्च जब यूरोपियंस लेने आते थे ना, रोमन्स, तो हम कहते थे कि भाई गोल्ड कॉइन दे, गोल्ड कॉइन फिर आपको लेंगे सर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको दिखती है कि पेपर और गोल्ड कॉइन्स की कहानी कहाँ से रिलेट हो रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट। और इसी के कारण लोगों ने कहा कि ये जो पेपर है ये तो ब्लैक गोल्ड के इक्विवेलेंट है। ब्लैक गोल्ड का मतलब क्या है कि भाई इसके सामने तो सोना मिल रहा है, और पेपर तो यहाँ पे नेचुरली उगता था, पेपर वॉज नेचुरली कल्टिवेटेड। आप केरला में चले जाइए, आज की तारीख में भी कल्टिवेशन हो जाता है सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। ये पंचमार्क कॉइन्स मैंने आपको बताए, ये पंचमार्क कॉइन्स का आप देखोगे तो इससे हमको हाथी की इमेज दिख रही है, इसके ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे भी हाथी की इमेज दिख रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सिंबल्स के रूप में दिखते हैं जो पंच किए जाते हैं, स्टैंपिंग किए जाते हैं, इसको पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं, जो एंशिएंट इंडिया में शुरू हुए थे इशू कर रहे हैं। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और भी कॉइन्स हमको दिख जाएंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल कॉइन्स। जैसे ये गुप्ता डायनेस्टी, अभी गुप्ता के ऊपर आया नहीं, मैं कुषाण के बारे में डिस्कस कर रहा था सर, ठीक है। ये कुषाण के कॉइन्स दिखेंगे, अब देखोगे तो ये कॉइन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे कनिष्क दिख रहा है सर, है ना, यहाँ पे कनिष्क दिख रहा है, कमंडल दे वो हाथ में खड़ा हुआ है, दाढ़ी वाड़ी उसकी घूम रही है सर, है ना। तो उससे एस्थेटिक सेंस पता चल रहा है, एस्थेटिक सेंस पता चल रहा है, फैशन के बारे में पता चलता है, इनकी ड्रेसिंग के बारे में पता चलता है कि भाई साहब ये कैसे कपड़े पहनते होंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। और पीछे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट डू वी सी, यू विल फाइंड अ गॉड, यू विल फाइंड अ डीटी। ये गॉड आपको ग्रीक गॉड हो सकते हैं, या हिंदू गॉड हो सकते हैं, या बुद्धिस्ट गॉड हो सकते हैं। कनिष्क के कॉइन्स के ऊपर आपको सेक्युलरिज्म दिखेगा, क्या दिखेगा, सेक्युलरिज्म दिखेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि इक्वालिटी एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। वो कहता था कि कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके कॉइन्स इशू करूंगा, मुझे आस्था है, मुझे श्रद्धा है, आई हैव गॉट फेथ इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, वी सी दैट कनिष्क के समय पे ऐसे कॉइन्स दिखेंगे। अब पोस्ट गुप्ता का जो पीरियड, या बेसिकली पोस्ट मौर्यन पीरियड की जब शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे 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 और भी कॉइन्स दिखेंगे। वैसे ही कॉइन्स यहाँ पे बोले गए हैं कि कॉइन्स वर इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज द योदेहा। योदेहा एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक छोटा सा गणराज्य बन के आया था, गुप्ता पीरियड के जस्ट पहले से, ठीक है ना। और आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स ऑफ द योदेहास पॉइंटिंग दैट द लेटर्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, है ना। तो आज का जो पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पे पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको योदेहा वंश दिखेगा सर, ठीक है। तो उनके भी कॉइन्स हमको यहाँ पे मिल जाता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और उसके बाद आपको गुप्ता पीरियड के कॉइन्स दिखेंगे। तो क्या मिलता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमको 3-4 डायनेस्टीज प्रोमिनेंटली दिखेगी जिसके कॉइन्स इशू होते हैं। पहले तो इंडो ग्रीक्स दिख जाएंगे सर, याद रखिएगा इनका नाम। इंडो ग्रीक्स के बाद आपको कुषाण दिखेंगे, कुषाण के साथ साथ योदेहा करके एक डायनेस्टी थी जो हरियाणा में रूल कर रही थी सर, ठीक है। इसी पीरियड में हमको फॉरेन कॉइन्स दिखते हैं, रोमन कॉइन्स दिखेंगे, और 5वें कौन से दिखेंगे, पार्थियन कॉइन्स दिखेंगे सर, है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें दर्शाती हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड 200 BC से आगे चलेगा, और 200 BC से आगे चलते चलते कब होगा, 0 के बाद क्या आ जाएगा,
वी विल फाइंड द पीरियड फ्रॉम गुप्ता पीरियड सर, ठीक है ना। तो उसके बाद 0 आया और 0 के बाद 320 CE तक आते आते विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ गुप्ता एज। और गुप्ता एज में तो आपको पता चलेगा कि लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे, सबसे लार्जेस्ट मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स विल बी इशूड इन द गुप्ता पीरियड। ये वो टाइम था जब राजाओं ने भर भर के इश्यूज किए। इसमें आपको गोल्ड के कॉइन्स भी दिखेंगे, इसमें आपको सिल्वर के कॉइन्स भी दिखेंगे, इसमें आपको कॉपर के कॉइन्स भी दिखेंगे। यू विल फाइंड कि मल्टीपल वेराइटीज ऑफ कॉइन विल बी इशूड बाय द गुप्ता किंग्स। गुप्ता साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के कॉइन्स किए। इसके लिए कहा कि मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स। द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। बहुत बढ़िया क्वालिटी, 100% 24 कैरेट गोल्ड था सर, इसमें कोई मेटल मिक्सिंग नहीं था। द कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विद द किंग ऑल्सो बेनिफिटेड। रेवेन्यू बहुत आती थी। फ्रॉम 6th century CE वी फाइंड द गोल्ड कॉइन्स टू बी टेपरिंग ऑफ। मतलब कहानी क्या है, वी सी बाई 550 तक आते आते गुप्तास का डिक्लाइन हुआ। और इसी पीरियड में पता चलता है कि गोल्ड कॉइन्स जो थे उनकी कमी होने शुरू हो जाती है। ये चीज़ दर्शाती है कि व्यापार कम हो रहा था। क्या ये चीज़ दर्शा रही है कि राजा का प्रभुत्व खत्म हो गया, इसके लिए साम्राज्य खत्म हो गया और इनफैक्ट उसके कारण कॉइन्स मिलने बंद हो जाते हैं? या रोमन एम्पायर जहाँ से कॉइन आते थे वो खुद टूट जाता है? तो ऐसे बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं, इसे ऐसे बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो हमको देखने हैं। इनफैक्ट ये गुप्ता पीरियड में जो प्योरिटी मिलती है कंटेंट की वो इसके बाद खत्म हो जाएगी। इसमें जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस था कॉइन्स के ऊपर, याद रखिएगा लेवल ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है, तो जो क्वालिटी ऑफ कॉइन्स इशू करवाए गए थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए। एंड वी सी दैट द क्वालिटी ऑफ कॉइन्स, द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, उसके अंदर जो डीटीज के अंदर मूर्तियां बनती थी, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे तो जो कॉइन्स के ऊपर डिजाइन बनती थी वो सब खत्म हो गए। एंड वी सी दैट हिस्टोरियंस का भी मानना है कि गुप्ता पीरियड के बाद बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ होगा। हो सकता है कि रोमन एम्पायर जो है जहाँ से ये कॉइन्स आते थे वो खुद टूट गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इट अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता पीरियड एज वेल, क्योंकि गुप्ता राजाओं को भी पैसा तो वहां से ही आ रहा था गोल्ड कॉइन्स के रूप में सर। गेटिंग माय पॉइंट? काफी लोगों का मानना है कि ये वो टाइम था जब नए प्रकार के टाउन्स बनने की शुरुआत होती है और टाउन्स बन रहे थे, इसके कारण इनफैक्ट जो व्यापार की सिस्टम है उसमें कॉइनेज की जगह और चीज़ों का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होता है। वी फाइंड कि यहाँ पे कॉइन्स तो हमको मिलेंगे ही, बट कॉइन्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। और इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट के अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। आखिर के अंदर एनसीईआरटी एक टॉपिक को छोड़ता है, कुड इट बी दैट देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन रेदर देन बीइंग होर्डेड। मतलब कॉइन्स की क्वांटिटी कम हुई गुप्ता एज के बाद, वो रियलिटी है। बट क्या उसके पीछे का कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉइन्स की क्वांटिटी कम हुई, उसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन में चला गया या गोल्ड कॉइन्स की कमी हो गई? हो सकता है कि कॉइन्स का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया होगा, लोगों के हाथ में बहुत सारे कॉइन्स आए होंगे तो लोगों ने स्टॉकिंग नहीं किया। स्टॉक नहीं किया तो आज की तारीख में मिल नहीं पाते। अगर स्टॉक किया होता तो कोई एक ना एक सेटलमेंट मिल जाता जहाँ पे हम लोग कॉइन्स को पढ़ पाते। गेटिंग माय पॉइंट? गुप्ता के बाद एक चीज़ हम लोग मान सकते हैं कि अब यहाँ पे कॉइन्स की वेराइटी के अंदर कमी आ जाएगी। इनफैक्ट गुप्ता कॉइन्स वर रिमार्केबल इन प्रोग्रेस। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए कॉइन्स दिखेंगे आपको, समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ वाले कॉइन्स दिखेंगे आपको, चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी की शादी के कॉइन्स दिखेंगे, प्रभावती गुप्ता के समय के कॉइन्स दिखेंगे। इसमें आपको देवी देवताओं के सिक्के भी मिल जाएंगे। यू विल फाइंड द इमेजेस ऑफ विष्णु विच आर इशूड ऑन द कॉइन्स। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको कॉइन्स के द्वारा हम लोग समझते हैं एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और कॉइन से ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक कंडीशंस भी समझ में आती है सर। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके कारण यहाँ पे ये फोटोग्राफ भी दिया गया है वेयर चंद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त देवी को हाईलाइटिफाई किया गया है। व्हाट वर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, व्हिच ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस आर अपरेंट फ्रॉम द सोर्सेज मेंशन्ड, आर देयर एनी नॉट एविडेंसेस फ्रॉम द सोर्सेज, है ना। तो ये ओपन एंडेड प्रश्न छोड़ के गया एनसीईआरटी आपके लिए कि कॉइन से क्या ट्रांजेक्शन होते थे, व्यापार बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, कॉइनेज कम हो गया तो क्या व्यापार कम हो गया, कॉइन्स इशू करवाने राजा ने शायद कम कर दिए होंगे तो क्या इससे ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या इससे अर्बनाइजेशन खत्म हो जाएगा। गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन की पीरियड में भी कॉइन्स दिखते हैं पर गोल्ड कॉइन्स नहीं दिखेंगे। गोल्ड कॉइन्स धीरे 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 कम हो जाएंगे। मिडिवल इंडिया में आपको बहुत ही रेयर केस के अंदर गोल्ड कॉइन, मतलब मुगल्स में इशू हुए ऐसे नहीं है, पर जो सर्कुलेशन पार्ट है गोल्ड कॉइन्स का कि बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स मार्केट में बाजार में चल रहे थे, वो सब अब यहाँ से बदल जाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हम लोग जब कॉइनेज को देखते हैं तो हमको कॉइनेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी
विल गेट मल्टीपल डेवलपमेंट्स ऑफ कॉइन्स एंड इन्हीं बेसिस के ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि कॉइन्स आर यूजफुल टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, कॉइन्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। एंड इसी के बाद से फिर दूसरे कॉइन्स देखेंगे जो अर्ली मिडिवल इंडिया में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी थी क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन्स के रूप में, महाजनपद से लेके गुप्ता पीरियड के बीच में, महाजनपद से लेके गुप्ता पीरियड के बीच में, व्हेन वी सी द पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE, इन सब के बेसिस के ऊपर से वी फाइंड कि हाउ द कॉइनेज डेवलप एंड हाउ कॉइन्स हेल्प अस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो एक प्रश्न लिखिएगा कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉइन्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पुनर्लेखन और पुनर्निर्माण में सिक्कों का क्या महत्व रहा है, खास करके ये सिक्कों के द्वारा हम लोग किस तरह से इतिहास को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक आज के क्लास के अंदर कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे, क्योंकि ये हमने बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखा। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आपको गुप्ता और पोस्ट गुप्ता की पॉलिटिकल कंडीशंस बताऊंगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी हमने डिस्कस करनी है। इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस देखेंगे। अगले क्लास में आएंगे तो क्या देखेंगे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखेंगे कि इस पीरियड के इतिहास को समझने के लिए इंस्क्रिप्शंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये इंस्क्रिप्शंस का समझना हम लोग को पता जानकारी मिलती है कि इतिहास के अंदर एडवांसमेंट और प्रोग्रेस कैसे हुआ, हाउ डिड द एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस टुक प्लेस वाया द इश्यू ऑफ इंस्क्रिप्शंस। राजा के द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इश्यू किए गए, एपिग्राफिकल स्टडीज होती है और उनके बेसिस के ऊपर भी हिस्ट्री का पूरा रिकंस्ट्रक्शन होगा सर, ठीक है ना। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे, वी आर कंक्लूडिंग द सेशन टुडे। मैं होपफुली आपको आशा रखता हूँ कि आपको मेरे क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, और जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया है या पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE, उसको कैसे समझा जा सकता है उसको मैंने तोड़ ताड़ के पढ़ा है सर, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ चर्चा करूँ। यहाँ यूट्यूब के ऊपर जितना हो सकता है मैं आपको मैक्सिमम शेयर कर पा रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आपको एनसीईआरटी के बाहर भी और भी किताबें पढ़नी पड़ेगी, रामशरण शर्मा की किताब पढ़नी पड़ेगी, उपिंदर सिंह मैम की किताब पढ़नी पड़ेगी, और वो सब किताबें पढ़ने के बावजूद भी जब आंसर राइटिंग के अंदर टू द पॉइंट लिखना है विथ मिनिमम टाइम, तो जो चीज़ आप 200 घंटों में बाहर करोगे, द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग इन 200 आवर्स आउटसाइड, उसे हम लोग 20-30 घंटे में यहाँ ख़त्म करते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली। तो इसी के लिए आपको यहाँ तैयारी के लिए एक गाइड चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए, एक फिलोसफर चाहिए। वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे हम लोग को परसीव कर रहे हो, बट हम हमारे विद्यार्थियों को एक मित्र के रूप में परसीव करते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रगति करें, वी वॉन्ट यू टू प्रोग्रेस एंड यू वॉन्ट to achieve to that higher position in the administration. This exam needs a guidance, and this guidance can be given if you trust us, है ना। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लासेस को ज्वाइन करना है, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ही हमारे स्पेशल क्लासेस के रूप में या आपके और भी क्लासेस अवेलेबल है। यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस क्लासेस। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो पाएगी, आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी हो जाएगी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को डील कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स की लिंक मिलेगी, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। मेरे प्लस कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको तैयारी करवाऊँगा। अभी आपकी फ़ीस कम है, द फीस इज़ अराउंड 49,680 एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली फॉर फ्यू डेज़, मतलब आप पकड़ के चले जुलाई एंडिंग तक। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड की जा रही है, प्रीलिम्स की, मेंस की और ऑप्शनल की। इससे ज़्यादा कहीं पे भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कोई नहीं कराएगा। खाली ये कोड को यूज़ करना है PN Live टू वॉच एनी काइंड ऑफ कोर्स और यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन आप, है ना। फिर और कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड जॉइन अस इन द प्रिपरेशन जर्नी। विल मेक श्योर कि यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। And with this note, I'm concluding the session. I'll see you in the next class. Till then, keep studying and all the best. Thank you very much.